बैक विद अनदर पॉपुलर ड्रामा जिसका नाम है एशेस ऑफ लव। टाइटल ही इतना प्यारा है इसका, तो सोचिए स्टोरी कितनी मज़ेदार होने वाली है। ये है एक लव स्टोरी, बहुत सारा प्यार, ड्रामा और इमोशन से भरी हुई। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं पहला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हिंदी में। तो शुरुआत होती है जहाँ फ्लावर गॉड को एक बहुत खूबसूरत सी बेटी होती है और फ्लावर गॉड बाकी फेरीज को ऑर्डर देती है कि उसकी बेटी के एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के बारे में किसी भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और अगर ये बात किसी ने लीक करी तो वो इंसान मर जाना चाहिए। बाकी फेरीज फ्लावर गॉड को प्रॉमिस करती है कि ये बात कोई लीक नहीं करेगा, और अगर बात लीक हो गई तो वो अपनी जान दे देंगे। फिर फ्लोरल गॉड अपनी न्यूबॉर्न बेटी को एक मैजिक फ्लावर पिल खिलाती है जो उसकी बेटी को कभी भी प्यार में पड़ने नहीं देगी एंड देयरफॉर दुख और दर्द से भी बचाए रखेगी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जो उसके साथ हुआ था वो उसकी बेटी के साथ कभी भी हो। असल में फ्लावर गॉड और गॉड ऑफ वाटर प्रेमी थे, पर एम्परर गॉड के हुक्म की वजह से गॉड ऑफ वाटर को गॉड ऑफ विंड के साथ शादी करनी पड़ती है। अब गॉड ऑफ वाटर शादी तो कर लेते हैं पर उनका दिल अभी भी फ्लावर गॉड को ही चाहता है। फिर एम्परर शादी हो जाने के बाद एक और ऑर्डर देते हैं कि अगर वाटर गॉड को पहले बेटा हुआ तो वो एम्परर के सबसे बड़े बेटे नाइट गॉड का भाई होगा, और अगर बेटी हुई तो वो नाइट गॉड की बीवी होगी। फ्लावर गॉड अपनी बेटी को जिन्मी नाम देती है और फ्लावर गॉड के हिसाब से अगले 10,000 साल में जिन्मी के साथ पिल खाने के बाद भी एक लव डिजास्टर होगा। इसलिए वो बाकी फेरीज को ऑर्डर देती है कि वो जिन्मी को अगले 10,000 साल से पहले कभी भी फ्लावर पैलेस से बाहर ना जाने दे, और उसे सबकी नज़रों से बचाए रखने के लिए उसे आम लड़कियों जैसा जीने दे और कभी गॉडेस का टाइटल ना दे। और ये सब कहने के बाद फ्लावर गॉड की डेथ हो जाती है। अब जिन्मी बड़ी हो गई होती है और अपनी जिम्मेदारियों से नादान अपने आप को फ्रूट एल्फ, जो कि फेरी बनने से पहले का स्टेज है, वो समझते हुए क्लास के टाइम पे बेफिक्र सो रही होती है कि तभी ग्रेट फ्लोरल फेरी आकर उसकी क्लास लगाने लगती है। अब दोस्तों, ग्रेट फ्लोरल फेरी आपको याद होगा कि जिन्मी की मदर यानी फ्लोरल गॉड की सबऑर्डिनेट थी और अब वही फ्लोरल रेम को संभाल रही होती है। जिन्मी ये बात भूल गई होती है कि आज का दिन फ्लोरल गॉड की डेथ एनिवर्सरी है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड च्याओ के इशारों द्वारा हेल्प के बाद भी उसे ना याद आने पे ग्रेट फ्लोरल फेरी जिन्मी को फ्लोरल गॉड की डेथ एनिवर्सरी के रिचुअल के बाद फ्लोरल गॉड के पास बिना हिले बैठे रहने की पनिशमेंट देती है। अब ये जो फ्लोरल रेम है दोस्तों, ये बाकी रेम से छुपाए रखने के लिए फ्लोरल गॉड ने इसे एक वाटर मिरर से प्रोटेक्ट कर रखा होता है। आप इसे एक पानी के बूंद में ये रेम बसा हुआ है ऐसे समझ लीजिए। अब हर साल फ्लोरल गॉड की डेथ एनिवर्सरी के दिन ये प्रोटेक्शन हट जाती है, जिससे कोई भी बाहर से फ्लोरल रेम में आ सकता है। सारे फेरीज फ्लोरल गॉड की सोल की शांति के लिए जमा होते हैं और ग्रेट फ्लोरल फेरी जिन्मी को बुलाकर सबसे आगे बिठाते हुए रिचुअल स्टार्ट करती है। रिचुअल होने के बाद फ्लावर पेटल्स की खूबसूरत सी बारिश होती है। सारे फेरीज फिर अपने अपने काम को लौट जाती है, पर च्याओ अपनी दोस्त को कंपनी देने के लिए उसी के पास बैठी रहती है, पर अपनी माँ का बटरफ्लाई द्वारा बुलावा आने पर उसे जिन्मी को छोड़कर जाना पड़ता है। जिन्मी ग्रेट फ्लोरल फेरी के स्पेल को ब्रेक करने की नाकामयाब कोशिश करके थकने के बाद अपने फ्रेंड स्नेक गॉड, जो कि एक वाटर मॉन्स्टर भी है, उसे बुलाती है। फिर थोड़ी ही देर में स्नेक गॉड, जिसे जिन्मी प्यार से लॉर्ड पूछी बुलाती है, वो आता है और जिन्मी पे ग्रेट फ्लोरल फेरी का पनिशमेंट मैजिक स्पेल ब्रेक कर देता है। जिन्मी बहुत सालों पहले अपनी दोस्त रो के साथ वाटर मिरर के बाहर चली गई थी, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मॉन्स्टर चोंग ची ने उसकी दोस्त को ह्यूमन फॉर्म से एक भाजी बना दिया था, और उसी वक्त स्नेक गॉड ने जिन्मी को चोंग ची से बचाया था। अब अपनी जान बचाने के एहसान में जिन्मी स्नेक गॉड को कम पावर का समझते हुए उसे हर साल अपनी कुछ सुपर पावर जो वो हर दिन प्रैक्टिस करके कमाती है, उन्हें स्नेक क्लॉड के मना करने के बाद भी उसे गिफ्ट करती रहती है। और इस बार रिटर्न गिफ्ट में लॉर्ड स्नेक जिन्मी के लिए सक्यूलेंट फ्लावर लेकर आता है, जो कि असल में रो का प्लांट फॉर्म है। पुरानी बातों को याद कर जिन्मी थोड़ी उदास होती है तो स्नेक लॉर्ड उसे गोल्डन इमॉर्टल डालुओ, जो कि हेवनली रिम में है, उसके बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो अपनी दोस्त को फिर से जिंदा कर सकती है।
लॉर्ड स्नेक असल में डालुओ की बात से जिन्मी को जल्द से जल्द अपनी पावर्स बढ़ाकर फेरी बन जाने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है दोस्तों। दूसरी तरफ हेवेंस में एम्परर का दूसरा बेटा फायर गॉड जू फेंग, जो कि एक फीनिक्स यानी अमर पक्षी भी है, वो एक आग के पॉट के अंदर 49 डेज से अपनी पावर्स कल्टीवेट कर वापस फीनिक्स को रीबॉर्न यानी पुनर्जीवित करने की तपास कर रहा होता है। एक तरफ जू फेंग की माता जी जो कि एम्प्रेस है, वो अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड लियाओ को अपने बेटे की कल्टीवेशन की अंतिम दिनों में रक्षा करने का हुक्म देती है, और दूसरी तरफ लाल पोशाक पहने एक औरत उसके सबॉर्डिनेट रैट इमॉर्टल को फ्लावर रेम जाने के लिए कहती है, और वो रैट इमॉर्टल फिर वो औरत को जू फेंग के पावर कल्टीवेशन का आज लास्ट डे है, जिस दिन वो सबसे वीक होने के कारण उस पर अटैक करना जीत होगी, ये बात याद दिलाता है। तो वो लाल पोशाक वाली औरत उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जू फेंग के लिए ऑलरेडी एक प्लान सोच रखा है। अगले सीन में एम्परर का पहला बेटा रुन यू जो कि नाइट गॉड है, वो स्टार टेरेस पे अपने हेवनली डियर के साथ इंसानों के लिए स्टार्स कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल बनाता है। फिर वापस पैलेस में जाते वक्त रियुन यू को एक शक्ति फील होती है। अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो उसे सामने तो ले आता है, और फिर दोनों के बीच अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब नाइट गॉड का काम तो तारामंडल और रात संभालना है, पर उसकी पावर्स वाटर यानी पानी है। अब वो इंट्रूडर यानी घुसपैठिया एक छोटा सा फायर बीट नाइट गॉड की तरफ फेंकता है और भाग जाता है। नाइट गॉड के हिसाब से वो इंट्रूडर जीवू पैलेस जो कि फायर गॉड जू फेंग का घर है वहां भागता है। तो इसी की पूछताछ करने के लिए नाइट गॉड भी जीवू पैलेस आ पहुंचता है। अब एम्प्रेस के बॉडीगार्ड लियाओ से इसी बारे में पूछताछ करने के बाद कुछ ना पता चलने पे जब नाइट गॉड अंदर जाकर एक बार अपने स्टेप ब्रदर जू फेंग को देखने के लिए कदम बढ़ाता है, तो बॉडीगार्ड लियाओ उसे रोक देता है एम्प्रेस के ऑर्डर्स के कारण। दूसरी तरफ फायर गॉड जू फेंग की कल्टीवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी कि तभी एक शक्ति जो कि शायद वही है जो नाइट गॉड से भी टकराई थी, वो फायर गॉड पे उसके सबसे वीकेस्ट टाइम पे अटैक करती है, जिससे फायर गॉड जू फेंग आग का गोला बंद तेजी से फ्लोरल रेम में वाटर मिरर के प्रोटेक्शन को ब्रेक कर घुस जाता है। जिनमें इस आग के गोले को टूटता हुआ तारा समझकर विश मांगने लगती है, और फिर ये आग का गोला जो कि जिन्मी के लिए तो टूटा हुआ तारा था, वो जमीन से आकर टकराकर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन यानी धमाका करता है। जिनमी फिर धमाके वाले एरिया पे जाती है तो उसे वहाँ एक बुरी तरह से जला हुआ पक्षी दिखता है, जिसे वो उठा कर लेके अपने बेस्ट फ्रेंड चाओ को दिखाती है। दोनों बैठकर ये सोच विचार करते हैं कि ये पक्षी तो है पर कौन सा। तभी जिन्मी कॉन्फिडेंस के साथ इंसानों की दुनिया का कौवा है कहती है, जो कि उसने ह्यूमन रेम यानी पृथ्वी की एनसाइक्लोपीडिया में देखा था। अब कौवे के जिंदा होने की जांच पड़ताल कर वो उसे आधा मिट्टी में गाड़ती है, ये मानकर कि वो उसे बचा रही है। फिर कौवा जो कि असल में फीनिक्स यानी अमर पक्षी है, उससे कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर जिन्मी उसे अपना 99 फूलों से बना हुआ 500 साल से भी पुराना संभाला हुआ शहद चखाती है, जिससे फीनिक्स यानी जू फेंग 2 सेकंड के लिए हरकत करता है। फिर कहीं एक क्रो गॉड तो नहीं, तो इसलिए उसकी पावर्स खाने की लालच में जिन्मी उसे मार कर खाने का सोचती है, और मिट्टी से निकाल के एक टेबल पे लाके रखकर चाकू लेने के लिए जाती है। जिन्मी के वापस आने पे उसे पक्षी की जगह फटे जले कपड़ों में लेटा हुआ शख्स दिखता है। अब दोस्तों, जिन्मी बचपन से फ्लोरल रेम में रही है, जो सिर्फ लड़कियों से भरा हुआ है, और उसमें एक ही लड़का है जो शायद लड़का ना भी है, मिस्टर हु, जो कि फेरीज का टीचर है। इसलिए भोली भाली जिन्मी को इस बात की बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ है। अब जू फेंग तो बेहोश है, तो तभी जिन्मी को याद आता है हर एक फेरी के बॉडी में उनकी पावर्स एक पिल के फॉर्म में कहीं छुपी होती है। तो पावर्स की भूखे जिन्मी उस पिल को जू फेंग में ढूंढने लगती है, और ढूंढते ढूंढते जू फेंग के पेट के थोड़े ही नीचे उसे कुछ फील होता है, जिसे वो एक बड़ा सा फोड़ा समझती है। पर फिर उसे लगता है कि वही वो पावर पिल है, तो उसे पाने के लिए वो खुशी खुशी चाकू से उस पे वार करने ही वाली होती है कि चाकू की चमक जू फेंग की आंखों पे पड़ती है, और लकीली वो उठ जाता है।
और तभी जिनमी के हाथों डर से चाकू छूट जाता है और बस जू फेंग के फ्यूचर के 3 इंच आगे टेबल पे अटक जाता है। जू फेंग अभी भी आधे सदमे में जिनमी को इविल स्पिरिट बुलाता है तो जिनमी उसे अपने बारे में बताती है कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं बल्कि एक फ्रूट एल्फ है जो कि उसकी मदद कर रही थी। और फिर चाकू वाली हरकत का वो फटाफट झूठा सा रीज़न बनाते हुए कहती है कि वो तो बस उसके जले हुए कपड़े चेंज करना चाहती थी। फिर नादान जिनमी को वो फोड़ा याद आता है तो जिनमी बड़े ही कॉन्फिडेंस से उस फोड़े जिससे वो बीमारी समझ रही है वो काट कर फेंकने की बात करती है। इसी बीच जू फेंग जिनमी का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसे पता चलता है कि जिनमी असल में लड़की है। अब जू फेंग उस पर लड़का और लड़कियों के बीच की बाउंड्रीज क्रॉस करने पे भड़क रहा होता है, पर जिनमी को लड़के कौन होते हैं इस बात की खबर ही नहीं है और वो यही बात जू फेंग को भी कहती है। जू फेंग फिर उसे नादान और भोली समझकर माफ कर देता है। फिर जिनमी उसे अब हम दोनों दोस्त हैं ये कहकर आराम करने के लिए छोड़कर चली जाती है। अगले दिन फेरिस के कपड़ों में जू फेंग को जिनमी वर्म्स यानी कीड़े देती है क्योंकि कौवे तो कीड़े ही खाते हैं ना दोस्तों। फिर जू फेंग अपने आप को अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर चेंज कर वापस से गॉड वाले अवतार में आ जाता है। ये देखकर जिनमी बहुत शॉक हो जाती है। फिर जू फेंग के कहने पे वो उसे पानी के पास लेकर जाती है तो जू फेंग फिर मैजिक का इस्तेमाल कर एक कप बना लेता है जिससे वो वेल से पानी निकालकर पी के पानी की तारीफ करता है। फिर कुछ सेकंड्स में उसी पानी में जिनमी अपने पैर डालकर बैठ जाती है और जू फेंग की आंखें दंग रह जाती है। अब ये एपिसोड तो यहीं पर समाप्त होता है। जू फेंग का रिएक्शन और इन दोनों की क्यूट लव स्टोरी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और शेयर करो यार, और कमेंट कर आपका फेवरेट पार्ट बताना ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।